हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस का एक और टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं और आज का जो टॉपिक है वह डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। तो ईवीएस के अंदर जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और अक्सर जो है एग्जाम के अंदर जो है इनमें से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि भी आपदा होती क्या है, यानी डिजास्टर हम किसको कहते हैं। प्रकृति की मार सबसे भयंकर होती है और इसका जो है रूप हमने अनेक बार देखा भी है कि प्रकृति ने जो बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बहुत भारी पैमाने के अंदर जो है आपदा को जन्म दिया हो। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम आपदा आने पर किस प्रकार से उसका बचाव कर सकते हैं, अपनी भी जान बचा सकते हैं और दूसरों को भी उससे बचाया जा सकता है। तो आपदा से बचना बहुत ही ज़रूरी है। आपदा प्रबंधन के द्वारा हम यह सब जान सकते हैं कि आपदा के समय जो किस प्रकार से हम अपना और दूसरों का बचाव कर सकते हैं। तो आपदा को अंग्रेजी में डिजास्टर कहा जाता है। हैजार्ड, रिस्क दो अन्य जो शब्द है उनके नाम से भी जो है इसको जाना जाता है और हिंदी में जो है इसके भी अनेक शब्द है, जैसे प्रलय, विपदा, प्रकोप, विपत्ति, खतरा आदि जो है शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। परंतु आपदा के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त शब्द है वह है डिजास्टर। तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे मनुष्य के जीवन या मनुष्य की किसी संपत्ति को, उसकी सामग्री को हानि पहुंचती है, उसको हम जब प्राकृतिक आपदा कहते हैं। सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौतियां खड़ी करती रही है। जैसे जंगलों में आग लगना, अभी जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है। बाढ़, जैसे आज आधा हिंदुस्तान जो है बाढ़ से जूझ रहा है। हिमस्खलन उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर या जम्मू के अंदर इस प्रकार अक्सर जो है हिमस्खलन और भूस्खलन की जो है घटनाएं होती रहती है। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, इस प्रकार की जो ये आपदाएं हैं ये बार बार आती रहती है और मनुष्य के लिए जो है एक चुनौती बन करके आती है। तो वर्तमान में भी अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों का जो हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, उस अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण जो है जो प्रकृति है उसका संतुलन जो है बिगड़ रहा है। और जब जब प्रकृति के संतुलन के अंदर कोई गड़बड़ हुई है तब तब प्रकृति जो है अपने किसी न किसी भयंकर रूप के अंदर जो मनुष्य के सामने प्रकट होती है और इस प्रकार जो है अनेक आपदाएं लेकर के प्रकृति आती है। आपदाओं का वर्गीकरण की आपदाएं जो है कौन कौन से प्रकार की होती है वो हम देखेंगे। आपदाओं को हम जो है अनेक भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं। एक प्राकृतिक खतरा या प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक प्रक्रिया या घटना होती है जो जीवन को चोट पहुंचाती है, अन्य स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव डालती है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, आजीविका या सेवाओं को हानि पहुंचाती है, सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं के अंदर व्यवधान पैदा करती है या पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो है किसी भी प्रकार से जो है प्राकृतिक आपदाएं जो है आ सकती है जो इन उपरोक्त तत्वों के ऊपर प्रभाव डालती है। जैसे भूकंप है, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान, बाढ़, बर्फीला तूफान, सुनामी और चक्रवात जैसी विभिन्न घटनाएं जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरी है मानवीय आपदाएं। मानव द्वारा उकसावे वाली आपदाएं तकनीकी खतरों का परिणाम है। उदाहरणों में आग, परिवहन संबंधी दुर्घटनाएं, तेल रिसाव, परमाणु विस्फोट या विकिरण शामिल है। युद्ध और आतंकवादी हमले भी इसी श्रेणी में डाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मानवीय आपदाएं वो होती है जो मनुष्य की किसी जो है गतिविधि के कारण जो है बड़े स्तर के ऊपर नुकसान पहुंचाने वाली क्रियाएं घटित होती है, तो उसको हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। भारत में आपदाएं, ठीक है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जो प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह से मुक्त हो और भारत भी एक ऐसा ही देश है जिसमें प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। भारत अपने भौगोलिक स्थानों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के कारण एक अत्यधिक आपदा वाला देश है, क्योंकि यहाँ की जो बनावट कुछ इस प्रकार की है। वो एक तो विस्तृत क्षेत्र है, दूसरा यहाँ पर जो है भौगोलिक बनावट कुछ ऐसी है कि जैसे तीन तरफ जो है भारत के समुद्र है, तो अक्सर जो है बाढ़ या जो तूफान या चक्रवात जो आते रहते हैं।
इसी प्रकार से भारत जो है जो चलती हुई प्लेटें हैं उनके ऊपर भी ठहरा हुआ है, तो जिसके कारण भारत में भूकंप की घटनाएं भी होती रहती है। भारत ने बाढ़, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, सूखा, भूस्खलन को लेकर के कई आपदाओं का सामना किया है। भारत में हाल ही में कुछ आपदाओं में उत्तराखंड में बाढ़, चेन्नई में चक्रवात वदे, उत्तर भारत में आवृत्ति भूकंप, गुजरात में चम्मा भूकंप, 1999 में उड़ीसा में सुपर चक्रवात, 2001 में गुजरात में आया भूकंप, 2004 में आई सुनामी आदि शामिल है। 2005 में गुजरात में जो है बाढ़ आई थी, वो भी जो प्राकृतिक आपदा ही है। इसी प्रकार से भारत के अंदर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो थी, वो प्रौद्योगिकी से संबंधित यानी तकनीक से संबंधित जो है आपदा भारत को झेलनी पड़ी थी। तो ये मानव मेड जो है डिजास्टर थी। भारत को गुजरात में प्लेग की समस्या का भी सामना करना पड़ा था। तो इस प्रकार अनेक जो है भारत के अंदर एग्जाम्पल है जब भारत ने जो है प्राकृतिक आपदाओं का या मनुष्य की गतिविधियों से जुड़ी आपदाओं का सामना किया है। आपदा प्रबंधन होता क्या है? समुद्री तूफान हो या बाढ़ हो, सूखा हो, भूस्खलन हो, कभी भूकंप आ गया, सुनामी आ गई या चक्रवात आ गया, जंगलों में आग लग गई या बादल फट गए, तो इस या अन्य प्रकार की जो कोई भी प्राकृतिक या मनुष्य से संबंधित घटनाएं होती है, या फिर आग लग गई, पुल का टूटना, सड़क की दुर्घटनाएं, रासायनिक आपदा, परमाणु हमला, भवनों का ढहना जैसी तमाम जो है मानव निर्मित आपदाएं भी होती है। तो इस प्रकार चाहे प्राकृतिक आपदा हो चाहे मानव निर्मित आपदा हो, इनके कारण से जो है काफी भारी मात्रा में नुकसान होता है और पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इस तरह की आपदाओं का पूर्वानुमान लगाकर इन आपदाओं के प्रभाव को कम करने और उससे बचने के उपाय जो किए जाते हैं उसी को हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन के अंदर दो प्रकार के काम होते हैं। पहला तो किसी भी प्रकार की, चाहे वो मनुष्य से संबंधित आपदा हो चाहे प्रकृति से संबंधित आपदा हो, पहले उनका पूर्व अनुमान लगाया जाता है और फिर उन आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए या उनसे बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, ये सारे के सारे जो है आपदा प्रबंधन में आते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए जो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से काम नहीं चलता, इसके लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है, यानी पूरे समाज और पूरे प्रशासन को मिलकर के प्रयास करने पड़ते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए आपसी समन्वय बहुत ही जरूरी होता है और नुकसान का जो है तुरंत आंकलन करना जरूरी होता है। आदेश और नियंत्रण ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई किसी के आदेश को नहीं मानेगा, किसी का अपने बड़े अधिकारी उनका अगर छोटे अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो जो है आपदा को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टेली संचार, परिवहन, खोज और बचाव, चिकित्सा, पैरामेडिकल टीमें, पेयजल एवं खाद्य सामग्री अथवा भोजन के लिए उचित व्यवस्था, बिजली का बहाल करना, संसाधनों का निर्माण, कानून और व्यवस्था का रख रखाव जैसी सारी की सारी गतिविधियां जो होती है ये आपदा प्रबंधन में शामिल होती है। वहीं किसी भी आपदा के समय इन सभी चीज़ों का प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन के तहत किसी आपदा की चेतावनी को लेकर के की गई तैयारी और आपदा के बाद पीड़ित लोगों की मदद करना, उन्हें खाने पीने, सुरक्षित आवास तक पहुंचाना, ये जो है सारा का सारा जो है आपदा प्रबंधन में ही आता है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है कि किसी भी तरह की आपदा और खतरे की पहचान करना भी आपदा प्रबंधन का पहला काम होता है। इसके बाद इसके प्रभाव को कम करना और लोगों को इसके प्रति आगाह करना, ये भी आपदा प्रबंधन का कार्य है। यानी आपदा की जो जानकारी से लेकर के उसके बचाव, उसके बाद जब आपदा खत्म हो गई तो वहाँ दोबारा पुनर्वास के जो काम किए जाते हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये अपने डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन में आती हैं। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सरकार ने जो कौन कौन से कदम उठाए हैं भारत के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि भारत ने 23 दिसंबर 2005 में जो एक कानून बनाया था और उस कानून का नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम। और अभी आप देखिए जो अपने जब कभी भी आपदा आती है तो इसी पर जो नियम के तहत जो है सरकार कार्यवाही करती है और इस नियम के तहत जो है कोई भी व्यक्ति जो या अधिकारी या कर्मचारी जो होता है वो अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता, उसके लिए जो है ड्यूटी करना हर हाल में कंपलसरी
होता है। अगर कोई बहुत ही विपरीत परिस्थिति है, जैसे वो बहुत बीमार है या किसी अन्य प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो गया है, तो बात अलग है। अदरवाइज प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी सेवाएं देनी ही देनी पड़ेंगी, और इसके अंदर अगर सेवाएं नहीं देता है तो उसको जो है नौकरी से निकाला जा सकता है, उसको सजा हो सकती है। तो अभी भी भारत के अंदर जो कोविड-19 महामारी चल रही है, तो इस कोविड-19 महामारी के अंदर जो है ये आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 के तहत सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ की जा रही है, तो इसमें कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकता। इसके साथ ही सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, दूसरा केंद्रीय जल आयोग और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर समेत अनेक संगठनों और विभागों की स्थापना की है, और दैवीय नाभिकीय आपदाओं के लिए NDRF बटालियन का गठन भी किया गया है। यानी अगर परमाणु से संबंधित कोई प्रकार की जो है आपदा आती है या जो प्राकृतिक आपदा आती है, तो उसके लिए जो है NDRF जो है कार्य करती है। तो अभी जगह जगह जहाँ पर बाढ़ आई है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि NDRF की टीमें जो है लगातार जो है राहत और बचाव के कार्यों में लगी रहती है। यही नहीं, भारत सरकार ने आपदा क्षेत्र को कम करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की भी स्थापना की है। वहीं मौसम की सही जानकारी के लिए दूर संवेदी उपग्रहों को भी विकसित किया जा रहा है, ताकि समय पूर्व जो है किसी प्रकार से जो है अपने चक्रवात है, सुनामी है, भूकंप है, इनकी जो है जानकारी मिल सके। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के उपायों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और वहीं किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा की सूचना और अलर्ट देने के लिए युवा संगठनों जैसे NCC, NSS और मीडिया की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भी सरकार ने जो है बहुत सारे कानून बनाए हैं, जागरूकता के अभियान चलाए हैं, और इसके अलावा NCC और NSS को भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयार किया गया है। अब प्राकृतिक आपदाओं के जो है कई प्रकार है, यानी कौन कौन से प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, तो उनमें है जंगलों की आग, आंधी, बाढ़ और मूसलाधार बारिश, बिजली का गिरना, सूखा, महामारी, हिमस्खलन और भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल का फटना, ओलावृष्टि, हीट वेव। तो इस तरह की आपदाएं कुछ समय के लिए आती है, परंतु बड़ी मात्रा के अंदर जो ये नुकसान पहुंचाती हैं। सभी मकानों, परिसरों, शहरों को नष्ट कर देती है, और बड़ी मात्रा में जो जान माल का नुकसान होता है। हर कोई इनके सामने बोना साबित होता है। तो इसके बाद हम आगे जो है इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव। प्राकृतिक आपदाएं अपने साथ बहुत सारा विनाश लेकर के आती है। इनसे जन धन का भारी नुकसान होता है। मकान, घर, इमारतें, पुल, सड़कें टूट जाती है, और करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचता है। रेलवे, सड़क, हवाई मार्ग इत्यादि बाधित हो जाते हैं, यानी यातायात प्रभावित होता है। वन्य जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे पीछे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, तो वहाँ पर जो है कई लाखों जीव जंतु नष्ट हो गए थे, जो है मर गए थे। वातावरण दूषित हो जाता है, वन नष्ट हो जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है। जिस शहर देश में भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान, भूस्खलन जैसी आपदाएं आती है, वहाँ पर जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। फोन, लोगों का जो आपस में टेलीफोनिकली संपर्क है वो टूट जाता है। जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, जिससे बेमौसमी बारिश या बाढ़, सूखा आदि की घटनाएं होने लगती है। इससे जो है लाखों लोग जो है अचानक कुछ ही पलों में जो है काल के ग्रास में समा जाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमेशा अपने पीछे भयंकर विनाश के जो है निशान छोड़ जाती है। शहर को दोबारा बनाने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़ता है। जीवन को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए जो है काफ़ी भारी मात्रा में प्रयास करने पड़ते हैं। इसके लिए जो है करोड़ों रुपए का जो दोबारा से खर्च करना पड़ता है। बाढ़, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो है फसलों को नष्ट कर देती है, जिसके के कारण जो जिस देश में आपदाएं आती है वहाँ पर अनाज की भारी कमी हो जाती है। लोग भूखमरी का शिकार होने लगते हैं। सूखा, महामारी जैसी प्राकृतिक जो आपदा आने से पूरे देश में बीमारी फैल जाती है, जिससे हजारों लोग मौत का शिकार बन जाते हैं, जैसे अभी कोविड-19 में हो रहा है। 1992-93 में इथोपिया में भारी सूखा पड़ा था।
जिससे 30 लाख से अधिक लोगों की वहाँ जो भूख के कारण मौत हो गई थी। आज भी हर साल हमारे देश में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में सूखा पड़ता है। तो इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जो होती है समाज के हर तबके को जो है नुकसान पहुंचाती है, हर प्रकार की परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जो है काफी भयंकर होती है। अब भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के अचानक हिलने को भूकंप या भूचाल कहते हैं। इससे धरती के अंदर जो कुछ दरारें पड़ जाती है और हमें जो है अचानक तेज तेज झटके महसूस होने लगते हैं। भूकंप आने के कारण घरों को, मकानों को, इमारतों को, पुलों को, सड़कों को, सबको नुकसान पहुंचता है और कई बार ये टूट भी जाते हैं। इमारतों के ढहने से उनमें जो है लोग जो है दब जाते हैं और दबने के कारण जो है अगर भयंकर भूकंप हो तो उसके कारण हजारों लाखों लोगों की एक साथ मौत भी हो सकती है। तो पृथ्वी के अंदर की जो प्लेटें होती है उनमें हलचल होने और टकराने की वजह से भूकंप आते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के अंदर विनाशकारी भूकंप आया था और इसमें 20,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। अप्रैल 2015 के अंदर नेपाल के अंदर भारी भूकंप आया था जिसमें 8,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 2,000 से अधिक लोग जो है घायल हुए थे। तो इस पर अब हम ये देखते हैं कि भूकंप के बाद में जो है किस प्रकार से हम भूकंप का मैनेजमेंट कर सकते हैं। भूकंप आने पर इमारतें या बिल्डिंग होती है, मकान होते हैं या ऑफिस जो होती है, हमें तुरंत जो है उनसे बाहर आ जाना चाहिए और बाहर आकर के जो है खुले में खड़े होना चाहिए। किसी जो है पेड़ के नीचे नहीं खड़े होना चाहिए। दूसरा, अगर भूकंप आ रहा है तो हमें किसी भी इमारत के पास खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूकंप के दौरान जब धरती हिलती है तो उससे जो इमारत के गिरने का खतरा अधिक होता है। किसी मेज के नीचे छिप जाएं। अगर बाहर आने का समय ना हो या बाहर आने के लिए हमारे पास में जो है सही रास्ता ना मिले तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें किसी मजबूत मेज के नीचे जो है छुप जाना चाहिए, क्योंकि अगर इमारत गिरती है तो अगर हम मेज के नीचे हैं तो कुछ हद तक हमारा बचाव होने की संभावना अधिक होती है। भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग न करें, सीढ़ियों से नीचे उतरें। इसके पीछे कारण ये है कि जब भूकंप आता है तो अचानक कभी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद हो सकती है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई तो उसके कारण जो है वो लिफ्ट बंद हो जाएगी और लिफ्ट बंद हो जाएगी तो हम उसी में फंस करके रह जाएंगे। भूकंप से मरे या ना मरे, उस लिफ्ट में मरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो भूकंप के समय जो है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग ही करना चाहिए। जब तक भूकंप के झटके लग रहे हों तब तक बाहर खुले स्थान पर ही बैठे रहें और भूकंप के झटके बंद होने के बाद भी कुछ समय के लिए हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कई बार लगातार जो है भूकंप के झटके दोबारा भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर कार में हो तो किसी खुली जगह पर कार को पार्क कर देना चाहिए और स्वयं को जो है कार से बाहर आ जाना चाहिए। इसके अलावा जो है बड़े स्तर के ऊपर जो लोगों को भूकंप से बचने के उपायों की जानकारी देनी चाहिए और समय-समय पर इसकी जो है मॉक ड्रिल भी करानी चाहिए। अगर हम मॉक ड्रिल कराते हैं तो उससे लोगों को जो है एक प्रैक्टिकल जानकारी हो जाती है कि किस प्रकार से भूकंप के समय स्वयं को और अपनों को बचाया जा सकता है। दूसरा है बिजली का गिरना क्या है, यानी आसमानी बिजली है। बिजली बारिश के मौसम में आसमान से ज़मीन पर गिरती है। हर साल विश्व में 24,000 लोग जो है आसमानी बिजली गिरने से मौत का शिकार हो जाते हैं। आसमान में इससे ही बिजली पे आसमान में जो है विपरीत दिशा में जो बादल आते हैं और जब आपस में टकराते हैं तो उससे घर्षण पैदा होता है और उसी घर्षण के कारण जो है बिजली पैदा होती है जो ज़मीन पर गिरती है। चूँकि आसमान में जो किसी प्रकार का कोई कंडक्टर नहीं होता, इसलिए बिजली कंडक्टर की तलाश करते-करते नीचे ज़मीन पर पहुँच जाती है। बारिश के मौसम में बिजली के खंभों के पास खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे करंट लगने का भी डर होता है और वहाँ बिजली जो है गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। मूसलाधार बारिश होने पर बिजली गिरना आम बात है और हर साल सैकड़ों लोगों की जो है बिजली गिरने से मौत भी हो जाती है। भारत के अंदर विशेष रूप से जो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है और यूपी है, वहाँ पर जो है बिजली की गिरने की जो है घटनाएँ ज़्यादा होती है। बिजली गिरने पर क्या प्रबंध हमें करना चाहिए? नंबर 1, जब भी मौसम खराब हो, आसमान में बिजली चमक रही हो, तो कभी भी किसी पेड़ के नीचे खड़े ना हों और उस पेड़ से कम 5 से 6 मीटर की दूरी पर खड़े हों और जब बिजली चमक रही होती है, उस समय जो हमें क बिजली के जो खंभे हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए। दूसरा जो है धातु से बनी वस्तुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो है कंडक्टर की तलाश में नीचे आती है और धातु उनके लिए जो है कंडक्टर का कार्य करता है। बिजली के उपकरणों से भी दूर रहना चाहिए।
मोबाइल आदि का भी जो है जब बिजली चमक रही है उस समय इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो होता है मोबाइल जो होता है वो भी जो है बिजली को आकर्षित करता है। पहाड़ी की चोटी पर खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी की चोटी ऊंचाई पर होती है और जितनी ज़्यादा जो है हम बादलों के करीब होंगे उतने ही बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा होगी। जिस समय बिजली गिर रही होती है उस समय पानी में न नहाएं, क्योंकि मान लीजिए कि जो है 200 मीटर में पानी फैला हुआ है और हम उसमें नहा रहे हैं और किसी एक कोने पर बिजली गिरती है, तो क्योंकि पानी जो होता है कंडक्टर का कार्य करेगा और इसलिए हम जो करंट की चपेट में आ सकते हैं। बिजली गिरते समय अगर आपके आसपास कोई छुपने की जगह ना हो तो किसी गड्ढे जैसी जगह पर घुसकर जो है छुप जाएं, या सर को नीचे कर लें, घुटनों को मोड़कर पंजों के सहारे नीचे बैठ जाएं और अपनी दोनों जो पैर की एड़ियों को आपस में जोड़ लें और कानों को उंगलियों से बंद कर लें, क्योंकि कई बार जो है किसी को गर्जन से भी डर लगता है, तो ऐसा ना हो। यानी हमें जो है अपना एरिया कम से कम करना चाहिए। हमारा जो एरिया जितना कम होगा बिजली गिरने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, सॉरी उतनी ही कम होगी। तो हमें अपने एरिया को जो है कम से कम करना चाहिए। जैसे अपना जो है सर अपने घुटनों में लगा लिया, पाँव को जो है पूरी तरह से जो है लपे अपने पास में कर लेते हैं, यानी बिल्कुल जो है बॉल फुटबॉल की तरह या बॉल की तरह हम गोल हो जाते हैं, तो उससे बिजली के गिरने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट है सुनामी किसे कहते हैं। सुनामी की परिभाषा है बंदरगाह की तरंगें, यानी जब समुद्र के अंदर जो है बड़ी ऊंची ऊंची जो है लहरें उठती है तो उसको हम सुनामी कहते हैं। समुद्र तल में जो हलचल होती है, भूकंप या दरार या विस्थापन, प्लेट हिलने के कारण सुनामी बेहद खतरनाक तरंगें उत्पन्न होती है और इन लहरों की गति जो है 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो सकती है, जो कि एक बहुत अधिक स्पीड है। लहरों की ऊंचाई 15 मीटर यानी 50 फीट तक हो सकती है और सुनामी के कारण जो है भारी मात्रा में जन धन का नुकसान होता है। आसपास के क्षेत्रों, समुद्र तट, बंदरगाह, मानव बस्तियों को ये नष्ट कर देती है। 16 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आने से 11 देशों में जो है 2.8 लाख यानी 2,80,000 लोग मारे गए थे। 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था और इस सुनामी में भारत का जो दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अब अगर सुनामी आ जाती है तो उस समय हमें सुनामी की अवस्था के अंदर किस प्रकार से जो उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। सुनामी से बचाव के लिए एक जीवन रक्षा किट बना लें। जीवन रक्षा किट में खाने पीने का सामान हो, फ़ोन होना चाहिए, दवाइयाँ होनी चाहिए और प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिए, तो जब कभी भी सुनामी आए ताकि हम जो है इसका प्रयोग कर सकें। सुनामी आने से पहले अपने स्थान से बाहर निकलने की ड्रिल 1-2 बार कर लें कि अगर अचानक सुनामी आ जाती है तो हम किस प्रकार से अपने क्षेत्र को छोड़ करके किसी सुरक्षित क्षेत्र पर जाएं। आपके पास एक अच्छा रास्ता होना चाहिए जिससे आप फौरन उस रास्ते से सुरक्षित स्थान पर जा सकें। आपके शहर का एक नक्शा होना चाहिए, क्योंकि सुनामी आने पर हज़ारों की संख्या में जो लोग शहर से बाहर जाने लगते हैं, तो ऐसे में अगर हमारे पास में नक्शा होता है तो हमें पता होता है किस रास्ते से हम जो है कहाँ निकलेंगे, क्योंकि कई बार हम शहर में पूरे शहर की हमें जानकारी नहीं होती रास्तों की, तो उस समय किसी को ये बताने का टाइम नहीं होता है कि कौन सा रास्ता किस तरफ जाएगा, क्योंकि सारे घबराए हुए होते हैं, सारे जल्दबाजी में निकलना चाहते हैं। सरकार की चेतावनी, मौसम विभाग की चेतावनी को आपको जो है ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और ज़्यादातर जो सुनामी जो होती है वो भूकंप के बाद ही आती है, तो हमें जो है सचेत रहना चाहिए। जब कभी भी समुद्र के तट पर भयंकर भूकंप आता है तो उसके बाद हमें जो अलर्ट रहना चाहिए कि सुनामी आने की संभावना भी होती है। यदि पशु अजीब व्यवहार करे, पक्षी अपना स्थान छोड़ने लगें तो इसे सुनामी का संकेत मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च ये बताती है कि इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती है सबसे पहले जो है पशुओं को, पक्षियों को जो है इनके बारे में जो है पूर्वाभास हो जाता है, तो हमें जो है उनके व्यवहार को अच्छे से ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी कई मीटर पीछे चला जाता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर समुद्र के किनारों पर पानी कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पानी जो है अचानक स्पीड से वापस आएगा और जो है सुनामी आने वाली है। सुनामी से बचने के लिए समुद्र तट से दूर किसी स्थान पर चले जाना चाहिए। इसके बाद बाढ़ है। बाढ़ किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे। किसी स्थान पर जब अचानक बहुत अधिक बारिश होती है तो पानी जो है जगह जगह पर भर जाता है।
ऐसी स्थिति में सड़कें, रास्ते, खेत, नदी, नाले सभी भर जाते हैं, जीवन अवरुद्ध हो जाता है। इस स्थिति को हम बाढ़ कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, जब बहुत अधिक वर्षा का पानी एक साथ किसी स्थान पर आ जाता है तो उसको हम बाढ़ कहते हैं। बारिश का यह पानी बहता रहता है। बाढ़ आने पर निचले भागों में रहने वाले लोग जो है अपना घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का सबसे खतरा नीचे वाले स्थानों पर ही होता है। फसलों को बहुत अधिक नुकसान होता है। बाढ़ आ जाने से पशु पक्षी पानी में डूबकर मर जाते हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में मुंबई में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसमें 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसमें मुंबई शहर को पूरी तरह से थाम सा दिया था। अब भी अगर आप देखें तो आधे भारत के अंदर जो बाढ़ आई हुई है। बाढ़ आपदा प्रबंधन की, बाढ़ के समय में किस प्रकार से इस आपदा का सामना करना चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए सबसे पहले किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए जहां पर बाढ़ का पानी ना पहुंच सके। अपने साथ में खाने पीने का जरूरी सामान, दवाइयाँ, टॉर्च, पीने का पानी, रस्सी, चाकू, फ़ोन जैसे जरूरी सामान को ले लेना चाहिए। बाढ़ में घर का जो है बिजली का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाढ़ में जो पानी होता है, पानी के अंदर जो करंट आने की संभावना ज़्यादा होती है। घर की कीमती वस्तुएं, कीमती कागजात जो है सबसे ऊपर की मंजिल पर रख दें, क्योंकि नीचे की जगह जो होती है वहाँ सीलन और बाढ़ का खतरा ज़्यादा होता है। उसके कारण जो कीमती वस्तुएं और जो कागजात है उनके खराब होने या नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहते बाढ़ के पानी में न चलें, इससे आप जो है संतुलन खो सकते हो, और संतुलन खोने के कारण जो आप पानी में बह सकते हो। और आजकल हम टीवी में देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बाढ़ का जो पानी होता है उसको पार करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसमें तिनके की तरह बह जाते हैं, और वाहन भी उसमें जो है बह जाते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिश नहीं करनी चाहिए। पानी में गिरे हुए बिजली के तार को कभी भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे जो है करंट लगने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद है अकाल या सूखा पड़ना। सूखा में जो होता है उसमें किसी भी स्थान पर कई महीनों या सालों तक वर्षा नहीं होती, जिसके कारण भूमि का जो जल स्तर होता है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। इससे कृषि जो है बुरी तरह प्रभावित होती है। पशुपालकों, पक्षियों, मनुष्यों के लिए पेयजल का संकट पैदा हो जाता है, जिसके कारण पशु, जानवर, मनुष्य तक मर जाते हैं। सूखे के कारण कुपोषण है, भूखमरी है, महामारी है जैसी अनेक समस्याएं भी पैदा हो जाती है। सूखे के कारण उस स्थान पर किसी फसल की खेती नहीं हो पाती, क्योंकि फसल के लिए पानी ज़रूरी होता है और इसमें पानी की तो कमी होती है। यह जो है 3 प्रकार का सूखा होता है, एक तो मौसमी सूखा, एक जलीय सूखा और एक कृषि संबंधी सूखा। कई महीनों तक वर्षा नहीं होने को से भूजल का अत्यधिक दोहन किया जाता है, यानी कि वर्षा नहीं हो रही है तो हम केवल ज़मीन से, ट्यूबवेलों से पानी निकालेंगे और उसका जो है प्रयोग करेंगे। वनों की कटाई, जल चक्र का नष्ट होना, पहाड़ियों पर अत्यधिक खनन, पेड़ों के अत्यधिक कटान, ये सब जो है सूखे के लिए उत्तरदायी कारण होते हैं। अब सूखे से निपटने के लिए हमें कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? सूखे की समस्या से निपटने के लिए वर्षा के जल का संरक्षण जो है टैंकों में करना चाहिए, ताकि अगर अचानक के जो है लंबे समय तक बारिश ना हो तो हम उस पानी का प्रयोग कर सकें। प्राकृतिक जलाशयों के अंदर भी पानी को इकट्ठा करना चाहिए। सागर जल अलवणीकरण किया जाना चाहिए, यानी उसमें जो लवण की मात्रा है उसको निकाल देना चाहिए, जिससे समुद्र के जल को जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अशुद्ध जल को पुनः शुद्ध करना चाहिए। अपशिष्ट जल का प्रयोग जो घर की सफाई, सब्जियों को धोने में, लगाने में, बगीचों को पानी देने में, कार, वाहन आदि की सफाई में करना चाहिए। यानी हमें जो है साफ पानी को जितना हो सके उतना बचाना चाहिए। बादलों की शेडिंग करके अधिक वर्षा प्राप्त की जा सकती है, यानी ये जो कृत्रिम बारिश है वो भी की जा सकती है। सूखा की समस्या से बचने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूखा की समस्या ज़्यादा रहती है वहाँ लोगों को सीमित मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में अधिक पानी का दोहन करने वाली फैक्ट्रियाँ या जो उद्योग होते हैं उनको बंद कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पर जो है कम से कम जो है आवश्यक जल की मात्रा लोगों को उपलब्ध होती रहे। इसके बाद है जंगल में आग लगना। गर्मियों के मौसम में अक्सर जो जंगलों में आग लग जाती है, इसके पीछे मानवीय और प्राकृतिक कारण जिम्मेवार होते हैं। कई बार मनुष्य की जो लापरवाही होती है उसके कारण आग लग जाती है। कई बार जो प्राकृतिक घटनाएं होती है जैसे बिजली का गिरना आदि के कारण भी आग लग सकती है। कई बार मजदूर घास पत्तियों में आग लगा करके
छोड़ देते हैं, जिसके कारण आग जो है पूरे जंगल में फैल जाती है। कई बार सूरज की जो गर्म किरणें जो होती है वो सूखी पत्तियों में आग लगा देती है, क्योंकि जंगल के अंदर उमस बहुत अधिक होती है और ऊपर से सूर्य का जो ज़्यादा तापमान होता है वो वहाँ पर जो है आग पैदा कर देता है। उत्तराखंड राज्य में चीड़ के जो जंगल है, जंगल में जो आग जो लगती है उसका भी मुख्य कारण यही होता है। तो अब जो हम ये देखेंगे कि जंगल में जब आग लग जाती है तो उसका जो है प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। जंगल में आग लगने पर वन विभाग के कर्मचारियों को तुरंत सूचित करना चाहिए, ताकि आग को आगे फैलने से पहले उस पर काबू पाया जा सके। जंगल की आग बुझाना अत्यंत कठिन काम है। इससे इसके लिए बहुत अधिक स्टाफ तथा आधुनिक उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इनका जो है प्रबंध करके रखना चाहिए। हेलीकॉप्टर के जरिए या विमानों के जरिए जो पानी का छिड़काव करके भी जंगल की आग बुझाई जा सकती है। जंगल में आग लगने पर फ़ौरन जो है पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, ताकि वहाँ फंसे लोगों को निकाला जा सके, उनकी मदद की जा सके। हानिकारक धुएँ से बचने के लिए अपने मुँह के ऊपर कपड़ा बाँध लेना चाहिए, ताकि जो है वो धुआँ अपने शरीर के अंदर ना पहुँचे और अपने शरीर को नुकसान ना पहुँचाने पाए। जब जंगल में आग लग जाए तो सबसे पहले जो ये प्रयास हो कि हम किसी सुरक्षित स्थान के ऊपर चले जाएँ। जंगलों के किनारों पर स्थित घरों को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जो है आग जो है घरों तक पहुंच जाए। और जो फायर फाइटर्स होते हैं उनको जो है तुरंत फ़ोन करके सूचना दे देनी चाहिए, ताकि वो समय पर पहुंच सकें और जो है जंगल की आग को काबू में पाया कर सकें। नेक्स्ट है हिमस्खलन किसे कहते हैं, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। पहाड़ों पर हिम या बर्फ, मलबा, चट्टान, पेड़ पौधे आदि के अचानक खिसकने की घटना को हिमस्खलन कहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ पर इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं जो है ज़्यादा होती है। यह बहुत अधिक विनाशकारी होता है, क्योंकि जो हिमस्खलन होता है ये अपने मार्ग में आने वाले घर, मकान, पेड़ पौधों, मनुष्यों से, गाड़ियों, वाहनों, संपत्तियों सभी को जो है नष्ट करता चला जाता है। तो जब अचानक जो है पहाड़ का मलबा नीचे गिरने लगता है तो उसको हिमस्खलन कहते हैं। इसमें दबकर हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। यह सड़कों, पुलों, राजमार्गों को तबाह कर देता है। पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाना, मानवीय कार्य, लगातार जो होने वाली बारिश, भूकंप, जमीन में कंपन, अत्यधिक बर्फबारी, डेल्टा में अधिक अवसाद का जमा होना, ये सभी कारण जो होते हैं जिनके कारण जो है हिमस्खलन होता है। अब हिमस्खलन पर जो है आपदा प्रबंधन किस प्रकार से हम इसका जो है प्रबंध कर सकते हैं। हिमस्खलन में गिरने वाले बर्फ को रोकने के लिए लोहे के तारों का जाल बनाकर पहाड़ों पर सड़कों को सुरक्षित किया जा सकता है। यानी जहाँ पर पहाड़ों में सड़कें होती है, जहाँ हिमस्खलन की संभावना होती है, वहाँ जो है पहाड़ों और सड़क के बीच में जो है तारों का जाल बना देना चाहिए, जिससे अगर अचानक से कोई पहाड़ गिर या मलबा गिरता भी है तो वो सीधा सड़क के ऊपर तेज स्पीड से ना आए और लोगों और वाहनों को नुकसान ना पहुंचाए। सॉफ्टवेयर द्वारा पहाड़ी जंगलों में ऐसे स्थानों का पता लगाना चाहिए जहाँ पर हिमस्खलन की संभावना ज़्यादा है। पहाड़ों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ढलानों को काटकर चबूतरा बनाकर और मजबूत दीवार बनाकर के हिमस्खलन को रोका जा सकता है। इसके बाद है भूस्खलन किसे कहते हैं। पहले हिमस्खलन था, अब भूस्खलन है। यह प्राकृतिक आपदा भूवैज्ञानिक घटना है। भूस्खलन के अंदर पहाड़ी पत्थर, चट्टान, जमीन खिसकना, ढहना, गिरना, मिट्टी का बहना जैसी घटनाएं होती है। यह छोटी से लेकर बड़ी मात्रा में भी हो सकती है। छोटे भूस्खलन में छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। बड़े भूस्खलन में पूरी की पूरी पहाड़ी जो होती है नीचे गिरने लगती है। इसे जान माल, जन धन की जो भारी हानि होती है। यह भारी बारिश, भूकंप, धरातलीय हलचल, मानवीय कार्यों जैसे पहाड़ों पर पेड़ों की कटाई, चट्टानों को काटकर सड़क बनाना, घर बनाने या पानी के पाइपों में रिसाव आदि के कारण होता है। अब इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। भूस्खलन होने पर फौरन उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अपने साथ एक सेफ्टी किट रखनी चाहिए जिसमें जरूरी सामान, फर्स्ट एड बॉक्स, पीने का पानी आदि हो। रेडियो, टीवी पर मौसम की जानकारी लेते रहना चाहिए। जब कोई बहुत अधिक तेज बारिश आदि की संभावना हो तो पहाड़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आपका घर भूस्खलन के क्षेत्र में है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ चारों तरफ लगाएं। पेड़ जो होते हैं पहाड़ों को बांध करके रखते हैं, उनमें कटाव नहीं होने देते। अपने घर के आसपास की जगह की नियमित जांच करते रहें।
जिस स्थान पर ऊपर से चट्टान के गिरने का खतरा हो वहां से दूर रहें। हेलीकॉप्टर या बचाव दल का फ़ोन नंबर जो हमेशा अपने पास रखें, ताकि अगर आप भूस्खलन में फंस जाते हैं तो तुरंत उनको सूचित किया जा सके और आप जो है एक सुरक्षित स्थान के ऊपर उनके जरिए पहुंच सकें। आगे ज्वालामुखी का फटना क्या है? ज्वालामुखी में पृथ्वी के भीतर की जो भीतर से गर्म लावा, राख, गैस का जो है तीव्र विस्फोट होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे भी हो सकती है और अचानक से भी हो सकती है। यह प्राकृतिक आपदा तीन प्रकार का होता है: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। इस वर्ष 2018 की अगर बात करें तो ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी विस्फोट होने से 33 लोगों की मौत हो गई थी, 20 लोग घायल हो गए थे और 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। क्योंकि जब ज्वालामुखी का धुआं होता है बहुत ही हानिकारक होता है और विस्फोट होने पर यह जो है लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में आकाश में फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ से जो है हवाई जहाज़ों की जो यात्रा होती है उसको रद्द करना पड़ता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, आसमान से जो है राख नीचे बरसने लगती है। इससे जो है कई बार फसलें तक नष्ट हो जाती है। और अगर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो उस समय में किस प्रकार से जो है आपदा प्रबंधन करना चाहिए, कौन से जो है बचने के उपाय अपनाने चाहिए। ज्वालामुखी फटने पर तुरंत घर का कीमती सामान अपने साथ लेकर सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। अपने पशुओं को भी जो है साथ में ले जाना चाहिए। मौसम विभाग स्थानीय रेडियो प्रसारण को सुनते रहें, जिससे आपको जो है ये ज्वालामुखी के बारे में जो नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है। स्थानीय मार्गों का एक नक्शा अपने साथ पास में रखें, क्योंकि अक्सर जो है ज्वालामुखी जब फटता है भयंकर रूप से तो आसमान में अंधेरा राख छाने से अंधेरा हो जाता है। इससे जो है आपको जो मार्ग ठीक से दिखाई नहीं देता और अगर आपके पास नक्शा होता है तो हम जो है आसानी से वहाँ से बाहर सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। अपने साथ में एक जीवन रक्षा किट हमेशा साथ रखनी चाहिए, जिसमें दवाइयाँ हैं, टॉर्च है, पीने का पानी, अन्य सामान हो। अपने मित्रों और परिवारों के साथ में रहें, कहीं अकेले ना रहें। बचाव दल का जो है फ़ोन नंबर अब हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ज्वालामुखी राख से अपने कारों, मशीनों को बचाने के लिए प्लास्टिक के कवर से ढक देना चाहिए। इसके बाद महामारी किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में जब कोई बीमारी बड़े पैमाने पर फैल जाती है, तो उसे हम महामारी कहते हैं। यह संक्रमण के कारण हवा, छूने से, पीने के पानी के माध्यम से फैलती है। कई बार यह पूरे देश में फैल जाती है। 2009 में पूरे विश्व में H1N1 इन्फ्लुएंजा यानी स्वाइन फ्लू का जो प्रकोप हुआ था और ये एक महामारी बन गई थी। जल्द ही यह महामारी जो थी वो भारत में भी फैल गई थी। भारत में 2700 लोग जो है स्वाइन फ्लू से मारे गए थे और 50,000 से अधिक लोग जो इससे बीमार हुए थे। वर्ष 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ नोवेल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में लाखों लोग जो अब हम इसको अगर कहें तो जो है करोड़ों लोग इससे जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं, संक्रमित हो चुके हैं और इसमें जो है 8 लाख से अधिक लोगों की जो है जान जा चुकी है और भारत के अंदर भी 50,000 से अधिक लोग इसके कारण जो है मौत के मुंह में समा चुके हैं और 30 लाख से अधिक लोग जो है भारत में संक्रमित हो चुके हैं। अब महामारी के समय जो आपदा प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए? महामारी या जो संक्रमण रोग होते हैं बरसात और ठंडे मौसम में अधिक हो जाते हैं। रोगाणु, विषाणु पानी के माध्यम से जो है जल्दी फैलते हैं, इसलिए हमें जो है साफ पानी पीना चाहिए। दस्त, पेचिश, हैजा, मियादी बुखार, पीलिया या पोलियो जैसे रोग जो थे अशुद्ध पानी के सेवन से ही फैलते हैं, तो हमें जो पानी को शुद्ध करके गर्म करके फिर पीना चाहिए। इनसे बचने के लिए ताज़ी जो है कटी हुई सब्जियां या फलों का सेवन करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। नियमित रूप से नाखून काटने चाहिए, दाढ़ी काटनी चाहिए और बालों को कटवाते रहना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम साफ सफाई रखेंगे बीमारियों से उतने ही कम ग्रसित होंगे। रोज़ साबुन और खूब मल करके नहाएं और खाने पीने के बाद जो है पहले जो है अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें और खाने से पहले भी हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा आने पर जो है शांत रहना चाहिए, अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए और अकेले नहीं रहना चाहिए। हमेशा जो है अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ रहना चाहिए। हमेशा ही अपने पास पुलिस, अस्पताल, अग्निशमन विभाग, एम्बुलेंस, बचाव दल का जो है फ़ोन नंबर ज़रूर रखें।
अपने पास एक आपातकालीन किट होनी चाहिए जिसमें सभी जरूरी सामान जैसे माचिस है, टॉर्च है, रस्सी, चाकू, पानी, टैप, बैटरी से चलने वाले रेडियो आदि अपने पास में रखें। अपने परिचय पत्र, कागजात और जरूरी सामान हमेशा अपने साथ रखने चाहिए। वो तो इसी के साथ जो है अपना ये जो टॉपिक था, डिजास्टर क्या होती है और डिजास्टर को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, और विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं जो होती है उन आपदाओं को जो किस प्रकार से जो मैनेज किया जा सकता है। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।